हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और ये हम लोगों ने नया टॉपिक शुरू किया है, ठीक है, सरल आवर्ती दोलित्र के नाम से। तो मैं आपको इसका प्रिंसिपल और ये किस बेसिस पर काम करता है ये मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। थोड़ा आपको मैंने बोला था कि थोड़ा पिछला आप पढ़ कर आना, जो हमने मैकेनिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने वो पढ़ लिया होगा, है ना। चलो, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो पार्टिकल इसके अंदर होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, या इस पर्टिकुलर जो वेल है, विभव कूप जो है, पोटेंशियल वेल इसके अंदर जो होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, ये इसकी वजह से फोर्स इतना लगता है। तो जो फोर्स इस पर काम कर रहा है वो कौन सा है? प्रत्यानयन बल, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स है। और इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लगेगा, ठीक है। चलो, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो, हमने बता दिया था कि दिस फोर्स इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ओके। अब देखो कि जो सरल आवर्त गति है ना, उसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कहाँ लगेगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लगेगा, है ना, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लगेगा। यहाँ पर ये जो सरल आवर्त गति है वो कौन सी गति भी है? दोलनी गति भी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं, देयरफॉर मोशन ऑफ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा क्योंकि हमारे यहाँ हम पड़ोस में किसी का जन्मदिन है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। मोशन ऑफ द पार्टिकल इन पोटेंशियल बॉक्स, motion of the particle in potential box is also oscillatory because particle moves the particle moves around an equilibrium point, ठीक है। दिस द फोर्स ऐसे लिखेंगे, द फोर्स इज proportional to displacement अपोजिटली, है ना, वो हम बता भी चुके हैं। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कहा है कि पार्टिकल की मोशन और कौन सी है? ऑसिलेटरी, मतलब एक तरीके से वो ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। समझ में आ गई? सिंपल हार्मोनिक मोशन है किसकी? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। समझ में आ गई? चलो, अब हम इसको लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा डेरिवेटिव लेकर के चलते हैं इसका। देखिए, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास small m is doing oscillatory SHM, है ना, oscillatory simple harmonic motion at any time small t, displacement is small x, and the acceleration is d2x by dt स्क्वायर कह लो, या स्मॉल ए भी कह सकते हो आप उसको। देयरफॉर द एक्सर्टेड फोर्स मतलब कार्यरत बल। हमने क्या कहा? हमने एक बात तो मैंने आते ही आपको ये वाली बताई कि जो कण गति कर रहा है ना इस विभव कूप में, उसकी गति जो है, या यूँ कह दो इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि सरल आवर्त दोलित्र में जो कण गति कर रहा है उसकी गति दोलनी गति भी है, क्योंकि वो एक साम्यावस्था बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है, ठीक है। और जो मोशन है वो कैसे है? डिस्प्लेसमेंट के विपरीत दिशा में कैसा है? समानुपाती है। ये वाली बात बोली मैंने यहाँ पे। फिर मैंने आपको इसको थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है कि माना कि एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो दोलनी गति कर रहा है, दोलनी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि दोलनी सरल आवर्त गति कर रहा है किसी समय t पर, उसका विस्थापन x है, उसका त्वरण कितना है? d2x by dt स्क्वायर है, और जिसका इसलिए उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? हम ये निकालना चाहते हैं कि कार्यरत बल कितना होगा, यानी कि द एक्सर्टेड फोर्स कैसे निकालोगे? अब ऐसे तो लिखोगे F इज इक्वल टू एम में होता है, m तो मास है और इसका त्वरण कितना है? d2x by dt स्क्वायर लिखा है ना हमने, त्वरण a की जगह हमने उसको d2x by dt स्क्वायर, बात तो वही है ना। पोजीशन का 2 बार हमने क्या कर दिया? टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब जो फोर्स इस पर लग रहा है, सरल आवर्ती गति करने वाले कण पर कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा वाला लग रहा है? प्रत्यानयन बल लग रहा है, ठीक है। सिंस द पार्टिकल इन दिस
potential box is moving under restoring force, और वो कितना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अभी हमने देखा है। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है कि चूंकि कण जो है इस विभव पोटेंशियल बॉक्स की जगह पोटेंशियल वेल लिखो, इस विभव कूप में किसके अंतर्गत गति कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल के अंतर्गत गति कर रहा है, और प्रत्यानयन बल कितना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हम इस माइनस के एक्स को इधर रख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर डालना चाह रहे हो आप तो नंबर डाल दो, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो। 2 को हमने कहाँ रखा है, 1 में, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, md2x/dt² हो जाएगा। सही है। अब आपने ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन आपको याद भी आया होगा, ये भी मैंने वहाँ पे करवा रखी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ पे मैंने निकलवाई थी, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक इक्वेशन भी निकलवाई थी मैंने आपको, और वो यही इक्वेशन आएगी, क्योंकि पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो इस इक्वेशन को तो ऑब्वियसली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, md2x/dt² प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इसको। तो ये m को इधर ले जाओ नीचे, तो क्या बन गया, ये d2x/dt² प्लस के अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इससे कुछ याद आया, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, d2x/dt² प्लस ω² x इज इक्वल टू 0। ये किसकी समीकरण है, इक्वेशन 3 किसको बताती है, इक्वेशन 3 सरल आवर्त गति करने वाले कण की अवकल समीकरण है, या यूँ कह सकते हो आप, ये सरल आवर्ती गति की अवकल समीकरण है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति की समीकरण है ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट्स the differential equation of SHM, यानी कि सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है कौन सी, और ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। ठीक है, यहाँ पे आप बता दो, वेयर ω² इज इक्वल टू के अपॉन m, है ना, ये मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √k अपॉन m। याद है ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा है आपका आवृत्ति, किसकी, सरल आवर्त गति की आवृत्ति है, कण की आवृत्ति है आपकी, याद है ना आपको, यानी कि जो दोलन हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहा है आपका पार्टिकल का, उसकी कोणीय आवृत्ति है ना। हम क्या लिखेंगे, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि दोलन की कोणीय आवृत्ति है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, ये जो भी कण सरल आवर्त गति करेगा वो इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करेगा, और वो जब सरल आवर्त गति करेगा तो उसकी आवर्त गति की जो आवृत्ति होगी, अगर वह दोलनी गति भी कर रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, √k अपॉन m। अब k क्या है यहाँ पे, k आपको अच्छे तरीके से पता है, k क्या है भाई, k फोर्स कांस्टेंट है, बल नियतांक है ना। अगर स्प्रिंग होती तो हम इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग नहीं है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं स्प्रिंग के केस में, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिर्फ क्या कहेंगे, बल नियतांक या फिर फोर्स कांस्टेंट। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जो होगी इसका हल क्या निकलेगा। ठीक है, ये सरल आवर्त गति हो गई, सरल आवर्त गति की कण की हल समीकरण वो भी निकलवाया मैंने आपको, याद होगा आपको, याद नहीं होगा तो मैंने आपको बोला था कि आप पिछले टॉपिक पे जाओ, वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें खुद से क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, पता है क्या आएगी, साई एक्स इज इक्वल टू a sin ω/t + फाई। वहाँ पे तो मैंने आपको सरल आवर्त गति जो सरल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकलवाई है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकलवाई है, गति की समीकरण भी निकलवाई है, सॉल्व भी करवाया है, आयाम भी निकलवाया है, टोटल एनर्जी भी निकलवाई है, बहुत सारी चीज़ें करवाई है वहाँ पे। तो वहीं पर जहाँ सोल्यूशन लिखवाया था तो वहाँ ये वाली इक्वेशन भी लिखी है हमने, a sin ω/t + फाई। फाई किसको बताता है, कालांतर को, फेस डिफरेंस को बताता है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब इसको अपने नंबर डाल देते हैं, कितना, 4 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन पोटेंशियल वेल डूइंग ऑसिलेटरी SHM।
ठीक है, यानी कि दोलनी सरलावर्त गति करने वाले कण की विभव कूप में सम की जो ऊर्जा होगी E इज इक्वल टू आयाम की फॉर्म। अच्छा ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आयाम मतलब आयाम का मतलब तो ठीक है, पर फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, फिजिकल मीनिंग है आयाम को हम बोलते हैं साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम को बताता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो साम्यावस्था है इसके इधर मैंने माइनस है और यहाँ इधर प्लस है दिखाया मैंने आपको, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मैं पार्टिकल को उठा के यहाँ तक होल्ड कर रही थी तो जितनी मैक्सिमम दूरी तक मैं उसको लेकर के गई हूँ ना वो उसका आयाम है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको यहाँ तक लेके गई फिर मैं इसको छोड़ूंगी, ठीक है, तो ये इधर भी इतनी दूरी पर जाएगा, समझ में आ गई। और पार्टिकल फिर इस पर्टिकुलर दूरी के बीच में बाउंड रहेगा, सही बात है ये, ठीक है। तो मेरी मर्जी है मैं इसको कितना भी ऊंचा लेके जा सकती थी, तो मैं जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक इसको लेकर के गई हूँ वो उसका एम्पलीट्यूड है। माध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। जैसे अगर कोई वेव मोशन कर रही है तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है। तो माध्यावस्था से अधिक, ये माध्यावस्था है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे मैक्सिमम इतना डिस्प्लेस्ड हो रही है तो ये इसका आयाम कहलाता है। स्मॉल ए से दिखाओ कैपिटल ए से दिखाओ तो ये एक तरीके की डिस्टेंस होती है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, समझ में आ गई बात आपको। तो अब वेव के केस में क्या होती है, पर डेफिनेशन तो उसकी वही रहेगी ना, आयाम का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा, कहाँ से, इक्विलिब्रियम से, समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम ये है, इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको कितना डिस्प्लेस किया वो उसका आयाम है। और ये बात ध्यान रखना, जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा बाउंडेड पार्टिकल हमेशा उसके बीच में ही गति करेगा। तो मेरा जो मोती या मेरा जो पार्टिकल है वो इस माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही बाउंड रहेगा, इसके बीच में ही गति करेगा, ये बात ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। इंडिकेशन आप कुछ भी ले सकते हो, अगर कोई कहे मैडम मैं माइनस ए से प्लस में ए ले सकता हूँ, स्मॉल ए में बिल्कुल ले सकते हो, डिस्टेंस शो करनी है आपको तो हमने कैपिटल से दिखा दिया, आप किसी से भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आयाम है और पार्टिकल की एनर्जी इसके इर्द गिर्द ही होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये उसका, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम एनर्जी तो इतनी होगी ना, मैंने बोला था ना जब मैंने पार्टिकल को होल्ड कर रखा है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। फिर जब वो यहाँ आएगा साम्यावस्था में तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आके कंप्लीटली काइनेटिक में चेंज हो जाएगी, तभी तो वो यहाँ से आगे जाने की टेंडेंसी रख सकता है, समझ में आ गई बात। यहाँ से आगे जाने की टेंडेंसी तभी तो रख सकता है, यहाँ पर आते आते उसकी वापस सारी की सारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आके बिल्कुल खत्म हो गई, तभी तो वो नीचे आएगा वापस, वरना वो और ऊपर जाता। ये बात सही है कि नहीं है, ठीक है। तो चीज़ों को लिंक करो एक दूसरे से, कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। नॉर्मली आपकी ये है आपकी वी एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, ये ही कन्वर्ट हुई है किस में, एनर्जी में, कौन सी वाली, काइनेटिक में, ठीक है। वो कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। मतलब इसको अपन काइनेटिक एनर्जी नहीं कह रहे बट ये एनर्जी है, मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आ गई। तो एनर्जी जब उसका मैक्सिमम विस्थापन है उस कंडीशन में उसकी एनर्जी कौन सी है, ई है। ये तो किसी भी डिस्टेंस एक्स पर है लेकिन ये कहाँ है, मैक्सिमम डिस्टेंस ए पर, समझ में आ गई। हाफ के ए स्क्वायर, के कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर, अभी तो लिखा था, देखो ना, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर है तो मैं लिख सकती हूँ ना के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ में आ गई बात आपको। इसीलिए जो कण है उसकी ऊर्जा है ई, और उस कंडीशन में जो दोलित्र है वो एक्स इज इक्वल टू प्लस ए माइनस ए के बीच में दोलनी गति कर रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस इज द रीजन वाई particle is doing bounded motion between x is equals to प्लस माइनस ए, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस ए बिंदु है यहाँ तक आते आते कण वापस से किस तरफ गति करता है, साम्यावस्था की ओर। जैसे ही कण यहाँ पहुँचेगा कण वापस कहाँ गति करेगा, साम्यावस्था की ओर। फिर जैसे ही कण यहाँ पहुँचेगा कण वापस कहाँ गति करेगा, साम्यावस्था की ओर। तो ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट, क्या बोलते हैं हम इसको, चिरसम्मत वर्तन बिंदु, यानी कि क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। इन क्लासिकली टर्निंग पॉइंट के बाहर, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को तो बोलेंगे वर्तन बिंदु, और इनके बाहर कण जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यानी कि चिरसम्मत वर्जित क्षेत्र, क्योंकि इसके बाहर कण नहीं जा सकता। कण केवल इन्हीं बिंदुओं के बीच में बाउंड रहेगा, इसलिए ये बिंदु कहलाते हैं वर्तन बिंदु या टर्निंग पॉइंट। इनके बाहर क्या कहलाएगा रीजन, चिरसम्मत वर्जित क्षेत्र या फॉरबिडन रीजन, समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे पार्टिकल बाउंडेड मोशन करेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर, ठीक है। हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस ए
x इज इक्वल टू प्लस ए, पार्टिकल मूव्स टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की ओर गति करता है इन दोनों बिंदुओं पर आते ही कण। देयरफॉर दीज 2 पॉइंट्स, पूछा जाता है भाई ये शॉर्ट नोट में, दीज 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी क्लासिकली टर्निंग पॉइंट, या सिर्फ टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट, या हिंदी में बोलते हैं हम वर्तन बिंदु, बर्तन नहीं वर्तन बिंदु कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इनके बाहर, आउट ऑफ these 2 point, region is said to be classically forbidden बोलेंगे क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहलाएगा, ठीक है। पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कि वर्तन बिंदु और वर्जित क्षेत्र को समझाइए, तो उसके लिए आपको ये पूरा करना पड़ेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझानी पड़ेगी, ये पूरा करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको ये इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये 2 एक पन्ने का काम है केवल, ठीक है। तो कल हम देखेंगे क्वांटम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जितना आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और आगे उसकी एनर्जी, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन वगैरह निकालेंगे। ओके, थैंक यू।